तो प्राचीन भारत के बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने यूनानी आक्रमण तक हमने कर लिया था। ये घटना चक्र का बीपीएससी स्पेशल है। तो अब नेक्स्ट हम मौर्य साम्राज्य से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैंडोक्रोटस। फर्स्ट क्वेश्चन है सैंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, वी स्मिथ ने, या आर के मुखर्जी ने, या डी आर भंडारकर ने? तो विलियम जोन्स ने की थी सैंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। इस क्वेश्चन का के एक्सप्लेनेशन को हम ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेनेशन से 2-3 क्वेश्चन हमारे कवर हो सकते हैं। तो देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोक्रोटस या सैंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? सैंडोक्रोटस से, ठीक है। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोक्रोटस के रूप में इनकी पहचान की थी। देखिए, तो विलियम जोन्स ने सैंडोक्रोटस, एपियन और प्लूटार्क ने एंडोक्रोटस, जबकि जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ने सैंडोक्रोटस के रूप में वर्णित किया है, ठीक है, सैंडोकोटस, ठीक है। तो देखिए, विलियम जोन्स, जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ने सैंडोक्रोटस और एपियन और प्लूटार्क ने एंडोक्रोटस, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की स्थापना भारत में किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्या होगा आंसर? भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की। किसको हराकर? धनानंद को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार थे, या बृहद्रथ थे, या अशोक थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इसका जो लास्ट अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने प्राप्त की थी, या चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, या बिंदुसार ने प्राप्त की थी, या कुणाल ने प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से होती है? तो अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से इसकी जानकारी होती है, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? भास के ग्रंथ में, या शूद्रक के ग्रंथ में, या विशाखदत्त के ग्रंथ में, या अश्वघोष के ग्रंथ में? तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विशाखदत्त ने कौन सी बुक लिखी थी? मुद्रा राक्षस। इससे किसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था? विशाखदत्त। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, या सिकंदर का, या डेरियस का, या यूनानियों का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? एक से अधिक आदमी का तो दूत नहीं हो पाएगा, एक ही आदमी का दूत होगा। तो किसका था? मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस का, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ठीक है। यह भी याद रखना, कहाँ का था? तो यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले कहाँ पे राजदूत था?
तो अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में था। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4 में, 5 में, या 6 में, या 7 में? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, ये बीपीएससी पूछती है ये क्वेश्चन। कितने श्रेणियों में भारतीय समाज को विस्तृत किया है, विभाजित किया है, सॉरी, तो 7 में। और कौन कौन थे? तो दार्शनिक हो गए, एक कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, शिल्पकार और व्यवसायी हो गए, योद्धा हो गए, निरीक्षक हो गए और मंत्री तथा उपदेशक हो गए। दार्शनिक हो गए फिलोसफर, कृषक फार्मर, पशुपालक हो गए शिल्पकार और एनिमल हस्बेंड्री करने वाले पशुपालक हो गए या हर्डर्स हो गए, शिल्पकार और व्यवसायी हो गए, योद्धा हो गए, निरीक्षक हो गए, मंत्री तथा उपदेशक हो गए। मेगास्थनीज दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। 8वां क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, अशोक के शिलालेख में। किसमें वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यहाँ से आने से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले मेगास्थनीज कहाँ था? तो अराकोसिया के क्षत्रप में था। अराकोसिया के क्षत्रप राजा के दरबार में था। ठीक है। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चोल गंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजेंद्र प्रथम, अशोक। देखिए, इसमें सबसे सिंपल है चोल गंगम झील, राजेंद्र प्रथम। ठीक है। चोल गंगा झील, चोल जैसे ही आ गया तो कोई जोला शासक इन चारों में से कौन है? तो राजेंद्र प्रथम। अब देखिए, प्रयाग की सभा जो थी, प्रयाग की सभा कौन आयोजित करवाता था? तो प्रयाग की सभा जो आयोजित करवाने वाले शासक का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। अब आगे देखिए, सुदर्शन झील किससे रिलेटेड है? तो सुदर्शन झील हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त से रिलेटेड। चंद्रगुप्त का ही एक शासक था, उसी ने इसको बनवाया था। और धर्म महामात्र की नियुक्ति तो अशोक हो जाएंगे, धर्म महामात्र की नियुक्ति करने वाले। ठीक है। चोलगंगम झील राजेंद्र प्रथम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, यहाँ धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है ना, धम्मा वाला कंसेप्ट जो है अशोक ही लाया था, तो अशोक वाले से भी ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या अशोक का सोपारा शिलालेख। इसमें चंद्रगुप्त का प्रभाव पता चलना चाहिए ना, तो अशोक के शिलालेख से ज़्यादा जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ जो शिलालेख है, इस पे एकदम वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक कंटेम्प्रेरी राजा था, उसी ने इसको बनवाया था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मस्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद है, तो ये है अशोक का जो 13वां इंस्क्रिप्शन है ना, इसमें इसका वर्णन है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें तो ई हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन आपको याद रखना है 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल के बारे में है, यह गुफा भुवनेश्वर के पास है। ठीक है। जूनागढ़ तो अगेन वही रुद्रदामन जून हो गया, ये दोनों लगभग सेम हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था सम्मिलित या नहीं था? बिहार था, श्रीलंका था, कलिंग था? तो कलिंग पे तो अशोक ने विजय हासिल किया था, बिहार से स्टार्ट ही हुआ था मगध साम्राज्य, अफगानिस्तान पे भी कब्जा था, लेकिन श्रीलंका पे नहीं था। श्रीलंका पे उसका कब्जा नहीं था या शासन नहीं था। वहीं पे अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा बताया है, अपने किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मीनदेही स्तंभ, भ्राब्रू
स्तंभ या क्वीन स्तंभ किस में बताया है? तो भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागध संगे अभिवादेतुनम अहावापाधातम च, यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक सहनशीलता तो धम्मा का कंसेप्ट ही था। शांति और अहिंसा, कलिंग के बाद उन्होंने शांति और अहिंसा को ही अपनाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती के नाम से, या प्रियदर्शी के नाम से, या धर्मदेव के नाम से, या धर्मकीर्ति के नाम से। तो अपने अभिलेखों में अशोक स्वयं को प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? संस्कृत या प्राकृत या पाली या हिंदी? कौन सी भाषा? तो प्राकृत प्रयोग की गई है। ठीक है, अब देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। एक तो शिलालेख हो गया, एक स्तंभ लेख हो गया, एक गुहा लेख हो गया। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। 14 है लेकिन 8 स्थान से ही प्राप्त किए गए हैं। कहाँ कहाँ से? तो शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, भाषा प्राकृत है लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख, एक जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, बाकी सब लिखे गए हैं प्राकृत में। कहीं कहीं पे लिपि यूज की गई है ब्राह्मी 6 जगह वाली पे, और 2 जगह जो है शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा वहाँ पे खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो जनरली ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। ठीक है, हम देख चुके हैं पीछे ही। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिखी जाती थी, या नंद नागरी, या शारदा, या खरोष्टी? कौन सी लिपि बाईं ओर दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी, उर्दू के तरह। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं? अगेन खरोष्टी, सेम क्वेश्चन है। इसे पढ़ने, खरोष्टी को पढ़ने का से जेम्स प्रिंसेप को जाता है, 1835 में पढ़े थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, अभी देख चुके हैं हम। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने? देखिए, सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के शहर को बसाया था, लेकिन उदयन ने अपनी राजधानी को वहाँ बनाई थी। और जबकि उदयन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इन सब में से सबसे जो पहले राजा थे उनको हम देंगे। कनिष्क तो पटना में कभी या पाटलिपुत्र में कभी अपनी राजधानी बसाया ही नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं ये गुप्त से हैं, गुप्त वंश से हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक में पुराने कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? ये दोनों तो, समुद्रगुप्त और पुष्यमित्र तो मौर्य के वंश के थे ही नहीं। तो अशोक और बृहद्रथ, तो बृहद्रथ ही अंतिम शासक था मौर्य वंश का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने भी विश्वास किया? रोमिला थापर ने, या डी.एन. झा ने, या वी.एन. स्मिथ ने, या एस.सी. रायचौधरी ने? किसने? या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने विश्वास किया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की आर्थिक नीतियों के कारण हुआ था? तो रोमिला थापर ने। अब देखिए, ये याद रखिएगा, मौर्य के 7 राजवंशों जो हैं उनका कालक्रम।
हसीना मासूका, ह से हरियंक हो जाएगा, सी से शिशुनाग हो जाएगा, नौ से नंद हो जाएगा, मो से मौर्य हो जाएगा, सु से सुंग हो जाएगा, को से कर्म हो जाएगा और सा से सतवाहन हो जाएगा। ठीक है, हसीन मासूका। ठीक है, सातवाहन जनरली मगध के राजवंश नहीं थे, लेकिन क्रोनोलॉजी के लिए याद रखिएगा। सबसे पहले हसीना में एच आएगा, एच से हरियंक वंश हो जाएगा, फिर सी से एच से शिशुनाग आएगा, फिर ना से नंद वंश आएगा, फिर मो से मौर्य वंश आएगा, फिर सु से शुंग वंश आएगा, मा सु का क से कण्व वंश आएगा। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली था या नालंदा था या तक्षशिला था या उज्जैन? देखिए, मौर्य काल में, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कौटिल्य को याद कीजिए या चाणक्य। चाणक्य कहाँ से पढ़कर आए थे? चाणक्य तक्षशिला से आए थे। तक्षशिला से आए थे तो वही फेमस होगा। ठीक है, और देखिए, वैशाली तो शिक्षा का केंद्र था ही नहीं। नालंदा बाद में स्थापित किया गया था गुप्त राजा कुमार गुप्त के द्वारा, तो ये भी। उज्जैन भी शिक्षा का केंद्र कभी फेमस था नहीं वैसा कुछ। ठीक है, तो हम जाएंगे किस पे? तक्षशिला पे। हमारे पास दो ऑप्शन था, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा नया था, मौर्य के टाइम में तो उतना था भी नहीं, गुप्त के टाइम इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके, थैंक यू।